चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 71वीं कक्षा। स्थान्यंतरतमः सूत्र कल प्रारंभ किया था और परिभाषा है ये भी, जहाँ एक ही स्थानीय हो और आदेश अनेक हों तो कौन सा होना चाहिए उसका निर्णय करने के लिए सूत्र है। और इसने विधान किया कि वो आदेश अंतरतम होते हैं और अंतरतम से तात्पर्य सदृशतम। और सदृशतम समानता को देखने के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। स्थान से भी देखते हैं समानता, अर्थात वर्ण के उच्चारण का स्थान, कंठ तालु आदि। और अर्थ, जिसके स्थान में हम जो कर रहे हैं तो जिसके स्थान में कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है, और जो आदेश आ रहे हैं उनमें से वह अर्थ किस में घट रहा है उसके आधार पर चयन कर लेंगे। तीसरा था गुण। गुण में बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण के उच्चारण के बाह्य प्रयत्न होते हैं उन्हीं को गुण के रूप में लिया गया है, तो वो जिसका जिससे मेल खा जाए वो हो जाएगा। और चौथा है प्रमाण। प्रमाण से तात्पर्य उसकी मात्रा, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है इत्यादि। तो उसी के आधार पर जो आदेश हैं उनमें से चुन लेंगे। तो पहले यहाँ दिया है इन्होंने स्थान का उदाहरण। दंडाग्रम, दधीदम, भानुदयः। यहाँ सर्वत्र अकः सवर्णे दीर्घः, यही सूत्र लगना है। दंड अग्रम, तो अक से उत्तर ड में अच परे रहते। और अच भी कैसा हो तो सूत्र में दिया सवर्णे। सवर्णे में सप्तमी है, उधर अची में सप्तमी है, तो सवर्ण अच परे रहते। बहुत से लोग सूत्र का अर्थ करते हैं कि सवर्ण दीर्घ। कि ये सूत्र क्या करता है? अकः सवर्ण दीर्घ क्या करता है? सवर्ण दीर्घ। सही है ये वाक्य? सवर्ण को दीर्घ। आपने और ज्यादा आगे निकल गई। अब सवर्ण में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी का अर्थ क्या होगा? परे रहते। सवर्ण परे रहते दीर्घ करता है, यानी सवर्ण अच परे रहते दीर्घ करता है। सवर्ण अच परे रहते दीर्घ करता है, तो सूत्र क्या करता है? दीर्घ। ये कब करता है कि उत्तर में आएगा कि सवर्ण अच परे रहते करता है, लेकिन सवर्ण दीर्घ करता है ये सूत्र से थोड़ी निकल रहा है। ये तो स्थानीय अंतरतम लगाने के बाद आप कह सकती हो। स्थानीय अंतरतम जो है ये सदृश, सादृश्य ले रहा है ये। और सादृश्य यहाँ देखेंगे हम स्थान के आधार पर, तो केवल दीर्घ करता है बस। सवर्ण अच परे रहते दीर्घ करता है, तो दीर्घ संधि का सूत्र है ये। सवर्ण दीर्घ नहीं, केवल दीर्घ। प्रभाव में बोल जाते हैं सवर्ण दीर्घ। कि सवर्ण दीर्घ आदेश हो गया। अगर सवर्ण दीर्घ ही करता ये तो फिर ये स्थानीय अंतरतम ही क्या आवश्यकता थी? फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। सवर्ण देख करके और दीर्घ कर लेते। कई बार नहीं गुरुजी ध्यान देते शब्दों का, और अच्छे अच्छे व्याकरणों में गुरुकुलों में भी होता है, जैसे सहना वो तू सहनो भुनक्तु, भोजन में अच्छे अच्छे व्याकरणों के हमने पाठ में बालकों के साथ पाठ करवाते हुए देखा है। तो अक से उत्तर दंड अग्रम सवर्ण अच परे रहते। अब जो अग्रम का अ परे है ये सवर्ण अच परे है। यहां देखेंगे केवल सवर्ण बस, अभी संधि नहीं की है। संधि करने से पूर्व वहां घटाएंगे सवर्ण शब्द को।
संधि तो अभी होनी है, अभी तो आदेश आना है। अगर यहां पर मान लो अ ना हो करके ई हो, ऊ हो आगे, तो ये सूत्र ही हट जाएगा, चला जाएगा। ये कहेगा मेरा क्षेत्र ही नहीं है, ये सवर्ण अच तो है ही नहीं आगे। अक से उत्तर भले ही है, लेकिन अच यदि सवर्ण नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो सवर्ण अच परे रहते, अब आगे अर्थ हो जाएगा। एक पूर्व प्रयोग आ रहा है और उधर दीर्घ प्रथमा है सूत्र में, तो पूर्व और पर के स्थान पर एक दीर्घ आदेश होता है। अब दीर्घ हैं अनेकों, ठीक है, हम दो अकारों को पूर्व पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ करेंगे, लेकिन दीर्घ आ भी है, दीर्घ ई भी है, दीर्घ उ भी है, री भी है, 4 वर्ण है दीर्घ। लृ दीर्घ नहीं होता है, लृ वर्ण से दीर्घा न संति, वो दीर्घ नहीं होता है। तो 4 दीर्घ हैं। अब 4 दीर्घों में से कौन सा आएगा? अब यहां पर ये स्थानांतरतम की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनियम हो गया और अनियम में नियम करने के लिए परिभाषा। तो इस ये जो स्थान कृतम आप बता रहे हैं, प्रयत्न सवर्ण, वो सवर्ण संज्ञा करता है। पर प्रयत्न तो वहाँ पे सेम आ गया ना, दंडाग्रम की एग्जांपल वहाँ भी थी और यहाँ भी है। हाँ तो ठीक है तो क्या बात है? प्रयत्न और स्थान वही चीज है। नहीं, प्रयत्न अलग है, स्थान अलग है। स्थान में प्रयत्न, ये अर्थ है उसका। तो ल्यास्य प्रयत्न में जो प्रयत्न शब्द है, इस प्रयत्न का अर्थ क्या है आपने पढ़ लिया है पीछे, समझो आज परीक्षा हो रही है आपकी। यहाँ प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है? प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यहाँ क्या अर्थ है? क्यों बाह्य क्यों नहीं है? क्योंकि स्थान तो अंदर ही होता है ना। हम प्रयत्न पूछ रहे हैं, स्थान नहीं। प्रयत्न यहाँ पे आभ्यंतर ही लेंगे। क्यों लेंगे, बाह्य क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उच्चारण में बाह्य का इतना योगदान नहीं होता। ये सूत्र में कहाँ लिखा हुआ है? सूत्र में है केवल प्रयत्न। इसमें ऐसा नहीं उच्चारण में किसका योगदान ज्यादा है वो लेना है। जिनका प्रयत्न समान है उनकी स्वर संज्ञा। ये बात ही नहीं हो रही है, समझना किसकी होती है, प्रश्न ही नहीं है। प्रयत्न कौन सा है यहाँ, बाह्य या आभ्यंतर, ये प्रश्न था। आपने कहा आभ्यंतर, मैंने कहा बाह्य क्यों नहीं है, इसका उत्तर दो। तो इसका उत्तर है स्थान शब्द, आस्य शब्द। और आस्य का हमने अर्थ किया था मुख में, मुख नहीं, मुख में होने वाला। आस्य भवम आस्यम, ये था विग्रह उसका। अब इन्हीं वैसे आस्य शब्द का अर्थ हो गया मुख, और दूसरा भी आस्य शब्द ही है, रचना में अंतर नहीं आया, लेकिन अर्थ बदल गया। विग्रह करके आस्य भवम आस्यम दूसरा प्रत्यय लाए हैं, और लोप लाप करके जो भी कार्य है सारा विकार वो बनेगा, आस्य ही रहेगा, आस्य ही। तो अब आस्य का अर्थ है कि मुख में होने वाला। अब मुख में होने वाले क्या हैं? ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ये सब मुख में होने वाले हैं, अर्थात स्थान। अब आस्य का अर्थ हो गया स्थान। अब समास करो प्रयत्न के साथ, सप्तमी तत्पुरुष, आस्ये प्रयत्न। आस्य का अर्थ क्या किया मैंने अभी? स्थान। स्थान में प्रयत्न। अब स्थान में प्रयत्न एक ही होता है, आभ्यंतर, बाह्य नहीं होता। बाह्य स्थान से बाहर होता है, इसीलिए उसका नाम बाह्य है। उत्तर आया समझ में? नहीं। प्रयत्न शब्द का हम आभ्यंतर अर्थ क्यों ले रहे हैं, बाह्य क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सूत्र में कहा गया है हमें प्रयत्न वो लेना है जो स्थान में हो। तो स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न ही होते हैं। स्पृष्ट, ईशत, स्पृष्ट, विवृत, ईशत, विवृत और संवृत, ये 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, और ये स्थान में होते हैं, और बाह्य स्थान से बाहर होते हैं। तो वो कैसे ले लेंगे हम? तो वो प्रयत्न शब्द अलग हो गया। अब प्रश्न करो आप, स्थानीय अंतरतम से क्या जोड़ रहे हो? वहां पर दोनों को जोड़ करके क्या प्रश्न है? यहाँ पे जो स्थान कृत है, स्थान कृत आंतर्य, स्थान में हम समानता देखेंगे, सवर्णता नहीं, समानता। वो सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है, ये सवर्ण शब्द को नहीं ले रहा है, ये सादृश्य को ले रहा है, समानता को देख रहा है ये। और समानता को 4 प्रकार से देखेगा ये। उसमें एक प्रकार है कि स्थान
इसका भी वही स्थान, जो आदेश आ रहा है उसका भी वही स्थान, ये समानता हो गई बस। वो सवर्ण है या नहीं है ये इसका विषय नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, सवर्ण हो ना हो इससे लेना देना नहीं है इसको, बस समानता स्थान की होनी चाहिए। तो इस तरह से यहां पर दंड और अग्रम जब 4 दीर्घ सामने आए, उनमें से हमने देखा कि जिन आकारों के स्थान पर हम दीर्घ करने जा रहे हैं उन आकारों का स्थान है कंठ। तो दीर्घ वाले वर्णों में 4 में कंठ वाला एक ही मिलेगा, वो है आ, वो हो गया, बस इतना कार्य है इसका, बाकी 3 हट गए। तो दंडाग्रम। ऐसे ही दधि और इदम, यहाँ 2 इकार हैं, इनका दीर्घ जब करेंगे तो तालु स्थान वाला दीर्घ ढूंढेंगे, वो दीर्घ इकार मिलेगा, वो हो गया दधिदम। भानु और उदय, यहाँ ओष्ठ स्थान वाले हैं ये दोनों वर्ण, तो दीर्घों में से ओष्ठ स्थान वाला देखेंगे तो दीर्घ उकार आ गया, हो गया। तो यह स्थानकृत आंतर्य। दूसरा आंतर्य है अर्थ, अर्थकृत आंतर्य, अर्थकृत सादृश्य। उसका उदाहरण दिया है अभवताम, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवताम वे 2 हुए, द्विवचन। तो भू धातु और भू धातु से धातु संज्ञा करके लंग लकार का सूत्र लाएंगे, अनद्यतने लंग, लंग लकार आ गया। लह कर्मणि च सूत्र से कर्ता में ले लिया, और उसके बाद लस्य के अधिकार में तिप्तसी आदि सारे प्रत्ययों में से छांट करके प्रथम पुरुष का द्विवचन तस् प्रत्यय आ गया। और तस् प्रत्यय है सार्वधातुक और कर्ता में आया हुआ है, तो कर्तरी शब्द से शब्द भी आ गया। और एक कार्य और होता है 3 लकारों में अट आगम होना। वो 3 लकार हैं लुंग, लंग और लृंग। सूत्र निकाल लो, लुंग लंग लिंगशु अट उदात्तः, छठे अध्याय के चौथे पाद में है ये, तीसरे कॉलम में प्रारंभ में। लुंग लंग लृंग क्ष्वट उदात्तः, लुंग लंग लृंगशु सप्तमी का बहुवचन, और अट उदात्तः तीसरे कॉलम का प्रारंभ, छठे अध्याय के चौथे पाद में। ये 2 सूत्र हैं जो लगते हैं प्रायः इन 3 लकारों में, एक ये और इसके आगे वाला 8 आजादी नाम, ये इसका अपवाद है। इनके 2 आगम होते हैं अट और आठ, और दोनों का बंटवारा हो गया। यदि धातु हलादी है तो अट आगम, धातु अजादी है तो 8, 8 अजादी नाम। अब पीछे वाले ने नहीं कहा ऐसा कि अट हलादी नाम, उसने कहा ऐसा, तो कैसे अर्थ निकल आया ये? क्योंकि ये अपवाद है आजादी नाम, इसने छीन लिया, अर्थात वो तो सब में करता। जब उसने कहा ही नहीं आजादी हलादी तो सब में करेगा, सब में से उसने आजादियों को छीन लिया, तो इसके पास बचेगा क्या? इसलिए हलादी में अट होता है, आजादी में 8। लकार 3 ही है, लुंग लंग लृंग, और ये लकार परे रहते करता है ये। तो इसमें यह भी है कि हम जब इस सूत्र को लगाएंगे तो लकार के स्थान पर तिप्तसी लाने से पहले ही लगा देंगे, क्योंकि इसको सामने लकार दिखाई देते रहना चाहिए, तब करेगा ये। और लकार के स्थान पर हमने तिप्तसी ले आए तो फिर उसको दिखाई दे नहीं रहा है, वो कैसे करे? हैं? क्या मान करके, क्या मान करके बोलो, कैसे मानोगे? बोलो कैसे मानोगे? भाई गाय है, उसको भैंस तो मान नहीं सकते हम? नहीं, स्थानीवत से क्या होता है वही, इसीलिए मैंने प्रश्न किया था, स्थानीवत से क्या करते हैं हम? स्थानीवत से क्या यहाँ पर रूपातिदेश कर रहे हैं क्या? क्या तिप के स्थान पर लंग को लिखेंगे वहां पर? अरे ये कार्यातिदेश, ये कार्यातिदेश वैसे होते हैं, उसके समान मानने का तात्पर्य कि लंग भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, ये धर्म आते हैं।
लंग भी इंगित है, ये भी इंगित है, लेकिन लंग लंग है, तिप तिप है। ये ऐसे स्थानीयवत नहीं होता कि हम तिप को ही या तस को ही सीधा लंग मान लें। उसके धर्म है वो तो आ जाएंगे इसमें, लेकिन उसका स्वरूप नहीं आएगा। ऐसे ही स्यतासी लिरि लुटो हो जो सूत्र है, वहां भी हम लकार अवस्था में ही स्य और तास कर लेते हैं। ऐसे ही अटके आगम का है ये। तो अडागम है और लुंग लंग लिरिंग शु और अंग से गाधिकार चल रहा है। तो किसको हुआ अडागम? षष्ठी निर्दिष्ट अंग को। और अट है टित, टित होने से आद्यंतो टकितो, तो भू के आदि में प्रारंभ में आएगा। किरण किसका नाम है? किरण आई है, वो वहाँ गेट से पूछ रहे हैं, बोले वो बुला रहे हैं, जरा बात कर लेना। एक मिनट, कमरा नंबर बता दीजिए। तो खुश है। कह देना भेज दो गेट कीपर से। तो स्थिति क्या बन गई? अ भू हाँ, तस, तस का रूप है ये। अ भू तस, और तस के कर्ता वाची सार्वधातुक होने के कारण शप आ जाएगा, कर्तरी शप। अब क्या हो गया? अ भू अ तस, ठीक है। अब अ भू अ तस, जब कोई आदेश करते हैं लंग के या किसी भी लकार के स्थान में, तिप तजी इत्यादि हैं या ता आताम झ है, और आदेश करने के बाद इनके स्थान में भी कोई आदेश होता है यदि, तो उसको उसी के बाद करने लगते हैं। जैसे हमने लंग के स्थान पर तस किया, अब तस के स्थान में भी कुछ होना है तो वो भी यहीं कर लेंगे। अब वो कार्य पूरा समाप्त कर लेते हैं पहले ही। जितने भी आदेश हैं वो एक साथ उसी क्रम से करते चले जाएंगे। तो तस के स्थान पर भी कुछ होना है अब, और तस के स्थान पर करने वाला सूत्र निकालो, चौथे तीसरे अध्याय का अंतिम पाद और तीसरा कॉलम। तो तस थस थ मिप, तस थस थ मिपाम, ताम तम त अम तान तन तामह। इसमें ऊपर से ङितः की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात ये सूत्र कहाँ लगेगा? ङित लकारों के स्थान में जो तस थस थ मिप आएंगे तब। और ङित लकार कितने हैं? कौन कौन से? ऐसे करके गिनो। पांच हो गए, और हाँ कि जबरदस्ती और ला रहे हो हैं? एक है और भी, लेकिन वो कुछ और प्रकार से है। लोट लकार, आपके को तो टित है, लेकिन लोटो लंगवत। देखो तीसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में नीचे को, कि लोट लकार किसके समान होता है? तो इसको भी थोड़ा सा अधिकार मिल गया, लंग के समान है। लंगित है तो ये भी इंगित है, तो ये सूत्र वहां भी लगेगा। अब ये सूत्र कितने लकारों में लगेगा? 6 लकारों में, क्योंकि लिंग के 2 भेद बन जाते हैं, वो दोनों आ जाएंगे, और लोट भी आ गया, इसी में सिमट गया। लेकिन वहां एक विशेषता है कि लंगवत, इसमें हम जब विग्रह करते हैं इसका, तो वत लगा करके जो वती प्रत्यय आता है, उसमें हम जो पहले जो शब्द है लंग या अन्य कोई शब्द है, वहां विभक्ति कोई भी ला सकते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के अनुसार। जैसे आपका सूत्र आगे आएगा स्थानीवत, तो लंग के समान, जैसे हमने कहा लंगवत, तो लंग के समान बोलेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे? लंगः इव, षष्ठी करेंगे ना, और समान की जगह बोल दो इव, तो लंगः इव। और अगर हम सप्तमी कर दें तो लंगी इव, तो अर्थ क्या होगा?
कि लंग परे रहते जो कार्य होता है वो कार्य लोट परे रहते भी हो जाएगा। अब स्थान में अर्थ नहीं निकल सकता, अब स्थान में अर्थ नहीं होगा। समझ में आया नहीं? और लंग एवं करेंगे तो लंग के स्थान में जो होता है वो लोट के स्थान में भी जाएगा। अब परे रहते वाला अर्थ नहीं आएगा। तो यहां कौन सा मानेंगे हम? के स्थान में जो होता हैं? के स्थान वाला। ठीक है, इस तरह से ये कुछ जगह पे होगा ना, बाकी जगह पे तो लोट लोट ही रहेगा। हाँ, लोट लोट ही रहेगा। लोट तो लोट यहां भी रहेगा, लेकिन लंग के समान मान करके, यानी नित धर्म मान करके इसमें जो कार्य होगा के स्थान में करने के लिए वो हो जाएगा, आदेश करने के लिए केवल, पर रहते वाला नहीं। तो इस तरह से यहाँ तस थस व्याम तान तन तम का अर्थ हो गया कि नित संबंधी जो लस्य का अधिकार चल रहा है, नित संबंधी जो लकार उसके स्थान में, षष्ठी है लस्य में, उसके स्थान में तस थस थ में, फिर इनके स्थान में, यहाँ भी षष्ठी है, इनके स्थान में ताम तम त अम, ये चार आदेश दिए। हमारे पास हम प्रत्यय कौन सा है? यहाँ तस, और आदेश हैं चार। तो आप कहने को यथासंख्य मणदेशा भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। किसी बात को कहने के लिए दो दो सूत्र भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। हम उस तरह से भी समाधान कर सकते हैं इसका, और ये सूत्र लाएंगे तब भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कह रहा है कि यदि किसी के स्थान में कोई आदेश करना है तो स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो बनेगी नहीं बात कि तस के स्थान पर ताम करना है तो तस में क्या क्या उच्चारण के वर्ण हैं और वो ताम में देखें, ये यहाँ नहीं घटेगा। इस तरह से यहाँ देखेंगे तस का अर्थ क्या है। तो तस का अर्थ होता है द्विवचन, द्वे के और द्विवचन एक वचने, यानी द्वित्व को कहने के लिए ये आया था। तो इसका अर्थ है द्वित्व, दो अर्थ निकल रहा है इससे, तस से। अब वहां ताम तम तम इनका जो प्रयोग मिलता है जहां जहां मंत्रों में, वेदों में, और वहां जो इनका अर्थ करेंगे तो ताम का अर्थ दूसरा है, तम का दूसरा है, त का दूसरा है, मिप का अलग है, उसका अम का अलग है। तो वहां ताम का अर्थ जहां भी आया है वेदों में, वहां द्वित्व अर्थ ही किया गया है, दो अर्थ ही किया गया है, द्विवचन ही लिया गया है। तो इस तरह से दो अर्थ कहने वाले तस के स्थान पर दो अर्थ कहने वाला ताम ये आ गया। इसे कहते हैं अर्थकृत आंतर्य। क्योंकि तम जो है, ताम तम, तम आता है बहुत्व अर्थ को कहने के लिए। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें प्रथम पुरुष भी लेंगे। तम तो नहीं, तम तो उसी में आएगा द्विवचन में ही। जैसे हम बोलते हैं रूप अभवत अभवताम, ताम यहां बोल दिया, अभवन, फिर अभवः अभवतम, यहां तम बोल दिया, फिर अभवत, यहां त बोल दिया, और अभवम, यहां अम बोल दिया, अभवम अभवाव अभवाम। तो ताम आता है प्रथम पुरुष के द्विवचन को कहने के लिए, दो अर्थ को कहने के लिए। तम आता है मध्यम पुरुष के दो अर्थ को कहने के लिए। अब यहां देखो, यहां तस है प्रथम पुरुष के दो अर्थ को कहने के लिए, द्वित्व को कहने के लिए, और थस आता है मध्यम पुरुष के द्वित्व अर्थ को कहने के लिए। तो प्रथम पुरुष के द्वित्व अर्थ को कहने वाला इन चारों में एक ही है, और वो कौन सा है? वो कौन सा है? ताम। तो ताम हो गया। ये स्थानांतरित मैंने कार्य किया अपना। तो बन गया अ भू अ ताम। अब भू को गुण करना है, अंग संज्ञा है इसकी, अंगस्य के अधिकार में, और गुण करने के लिए सूत्र कौन सा आएगा? सार्वधातु कार धातु कयो हो। पुगंत सूत्र क्यों उठा आपके मस्तिष्क में? क्या यहाँ पर उपधा में गुण कर रहे हैं हम? अरे भू में तो उ अंत में आ रहा है, उपधा में कहाँ है? इगंत अंग है ये, इगंत अंग में सार्वधातु कार धातु कयो लगता है। उपधा में करेंगे तो पुगंत लघु बुध से चल लगेगा। तो इस तरह से गुण करके भू का बन गया भो, और उसके आगे शब का आ रहा है, एचो यवा यावह। अब आदेश होकर के
अभवताम, बन गया पूरा। तो ये हो गया अर्थकृत आंतर्य। अर्थकृत आंतर्य का एक और दिया है उदाहरण उन्होंने, वातंड्य युवती ही। शब्द सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन उदाहरण तो उदाहरण ही है, वो जहां से मिल जाए। तो वातंड्य युवती ही, अर्थ क्या है इसका कि वतंड कोई व्यक्ति और उसके गोत्र में संतानें होती हैं। गोत्र में संतानें होती हैं, ये गोत्र शब्द का प्रयोग कहां से प्रारंभ करते हैं? एक तो होता है अनंतरापत्य, जैसे वतंड की ही स्वयं की संतान, और एक है वतंड के बेटे की संतानें। तो जो स्वयं की संतान होती है उसे कहते हैं अनंतरापत्य, अनंतर अपत्य, बिना व्यवधान के। इन बीच में कोई और व्यवधान नहीं है कि मेरा बेटा फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं। गोत्रापत्यम तो पिता से चले। और गोत्रापत्य की संज्ञा प्रारंभ होती है पौत्र से, और सूत्र है इसका, गोत्र संज्ञा है ये, सूत्र है इसका चतुर्थ पाद के, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 162। ये गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र बता रहा हूं पहले। मिल गया? क्या है सूत्र? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र। हाँ, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो क्या अर्थ हो गया? बहुत सरल है। पौत्र प्रभृति अपत्यम, पौत्र आदि। अब आदि से क्या लेंगे? हैं? आगे वाले क्या बोलते हैं आगे वाले को? फिर और आगे, फिर और आगे। तो आगे जितने भी हैं पौत्र प्रवृत्ति वो कहलाएंगे गोत्र। और ये जो यहाँ शब्द बना है ये वातंड्य युवती ही, ये गोत्र अर्थ में है। तो गोत्र अर्थ में है तो, और लड़की है ये युवती, इसलिए साथ में लगाया गया है, बच्ची है। तो वतंड की कौन हुई है? पौत्री कहलाएगी। गोत्र लेना है ना, तो पौत्री या प्रपौत्री कुछ भी कह लो उसको, ऐसी है। यानी वतंड की स्वयं लड़की नहीं है, ये वतंड के बेटे की बेटी है। तो ये तो इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे हम। वातंड्य युवती ही शब्द बनाने के लिए जब भी हम चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय लाते हैं और कोई शब्द बनाना हो तो पहले उसका विग्रह करते हैं। और विग्रह करेंगे तो इसमें समास भी दिया हुआ है साथ में, वातंड्य का और युवती शब्द का। तो पहले समास को तोड़ेंगे। अब समास को तोड़ेंगे तो आपकी दृष्टि में क्या आएगा? कभी दो शब्द हैं इसमें, वातंड्य और युवती। तो आप वातंड्य के आगे जो है विभक्ति ले आओगे सीधे, और युवती के आगे ले आओगे, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ वातंड्य ये आदेश हुआ है किसी के स्थान में, तो आदेश जिसके स्थान में हुआ है वो शब्द है वतंडी। तो विग्रह करते समय हमें वतंडी ही बोलना होगा, है? तो वतंडी च असौ युवतिश्च, अर्थात वही वतंडी है और वही युवती है। अर्थ वहां भी वही है वतंडी का, वतंड की पौत्री, अर्थ वही रहेगा। लेकिन वहां वातंड्य बाद में बनेगा, ये समास होने के बाद। तो वतंडी च असौ युवतिश्च। और यहां विग्रह करने के बाद हम अभी समास नहीं कर रहे, पहले वतंडी शब्द को बनाएंगे, समास बाद में करेंगे। विग्रह तो कर दिया, विग्रह में दिखा दिया अलग अलग करके, वतंडी च असौ युवतिश्च, वही वतंडी है वही युवती है, यानी कर्मधारय समास है, ये दिखा दिया है। समास बाद में करेंगे। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर? वतंड, जो किसी व्यक्ति का नाम है। और वतंड शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके ज्ञा प्रातिपदिक आदि के अधिकार में, और क्योंकि अपत्य अर्थ लेना है, ये अनंतरापत्य भी अपत्य होता है, गोत्रापत्य भी अपत्य होता है। अपत्य तो सारे हैं ये, चाहे वो गोत्र में हो या अनंतर हो, अपत्य सभी हैं। और अपत्य का अधिकार कहाँ से प्रारंभ होता है? तस्यापत्यम सूत्र से।
चौथे अध्याय के पहले पाद में ही है, चौथे कॉलम में 92 संख्या पर। और बाकी इन चौथे 5वें अध्याय में सभी में ये सूत्र चलता ही है साथ साथ, समर्थानाम प्रथमाद्वा। अर्थात जब भी हम कोई प्रत्यय करेंगे चौथे 5वें अध्याय में, तो उसमें सुबंत अवश्य बनाना होगा पहले उसको। तो यहाँ वतंड शब्द से हम प्रत्यय करने जा रहे हैं, और वतंड की संतान, वतंड का अपत्य, इस अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे। तो वतंड के आगे कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए? की संतान, की षष्ठी आएगी, ngस। तो शब्द हो गया वतंड ngस। अब यहां से प्रक्रिया चलेगी। अब ये वतंड ngस शब्द कैसा बन गया? ये समर्थ, समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थ बन गया। ये विभक्ति आते ही समर्थ बन जाएगा। तो वतंड ngस इस शब्द से अपत्य अर्थ में, और अपत्य भी कैसा? गोत्रापत्य, गोत्रापत्य अर्थ में करना है। तस्यापत्यम सूत्र एक सामान्य सूत्र है। ये तो सारे ही अपत्यों को लेकर के सभी शब्दों में, अपत्य अर्थ में सभी शब्दों से ये कौन सा प्रत्यय करता है? अण प्रत्यय करता है, क्योंकि अण जो है ये सामान्य प्रत्यय, यहाँ पर प्राग दिव्यतोण, यहीं से प्रारंभ हो जाता है ये प्राग दिव्यतोण। तो तस्यापत्य में तो अण की ही अनुवृत्ति आएगी, और ये सभी स्थानों पर अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त कराने लगा। अब इसके आगे फिर अपवाद दिए हैं जगह जगह। तो उसी में एक अपवाद है वतंडाच्य, ये सूत्र निकालो। ये केवल इसी वतंड शब्द के लिए ही बनाया है पाणिनि ने। इन्हें कितना महत्व है वतंड का, सूत्र रचना तक करनी पड़ी उसके नाम से। तो वतंडाच्य सूत्र है, इसमें ऊपर से गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। ढूंढो कहां से आ सकती है? नहीं, उसके आगे और है, गोत्रे कुंजादिभ्य ष्टफे, यहां से गोत्रे की अनुवृत्ति भी आ रही है। जब दो अनुवृत्ति आ रही हो तो कौन सी लेते हैं? नहीं, दो है ही नहीं, एक गोत्रे सूत्र अलग है, उसका वो नियम सूत्र है, वो चीज अलग है, उससे तो कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ ऊपर गोत्रादि की है, हाँ वहां भी है, लेकिन आगे फिर बदल गया है, समाप्ति हो जाती है किसी अनुवृत्ति की, दोबारा फिर बोलनी पड़ती है। तो गोत्रे कुंजादिभ्य ष्टफे से गोत्रे को ले लिया। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? वतंड प्रातिपदिक से है, षष्ठी समर्थात वतंडात प्रातिपदिकात। ये षष्ठी समर्थ अर्थ कहां से लिया हमने? तस्यापत्यम से, यही सूत्र पूरा आ रहा है। तस्य शब्द आ रहा है, तस्य में कौन सी व्यक्ति है? यही है षष्ठी समर्थ। तस्य का अर्थ क्या होगा? ये अर्थ नहीं है यहाँ। तस्य का अर्थ है षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात। और अगर कहीं तेन आ जाए किसी सूत्र में, तेन क्रीतम, तो क्या अर्थ होगा तेन का? तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात। पंचमी सब में जोड़ते जाएंगे। सूत्र में नहीं देखना है कि सूत्र में तृतीया आ गई, तेन में तो हम कहें कि तृतीया समर्थेन प्रातिपदिकेन, ऐसे मत करने लगना। ऐसे यहां पर भी तस्य आ रहा है, तो क्या अर्थ करेंगे कि षष्ठी समर्थस्य प्रातिपदिकस्य, वहां सर्वत्र पंचमी ही बोलनी है। और ये तेन, तस्य, तस्मात्, तस्मिन, ये जो आएंगे सूत्रों में, यहां हम कौन सी विभक्ति में समर्थ बना रहे हैं वो अर्थ करेंगे। तो तेन सूत्र में है तो तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात, तस्मिन सूत्र में है तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात, तस्य है तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात। पता लग गया? ऐसे अर्थ करते हैं। कहाँ? चौथे 5वें अध्याय की बात हो रही है केवल। ये नियम और जगह मत लगाना कहीं भी, क्योंकि और जगह षष्ठी का अर्थ क्या होता है? षष्ठी स्थानीय होगा, वो यहां नहीं घटेगा, वो यहां लागू नहीं है। तो षष्ठी समर्थात, तस्य की अनुवृत्ति आ रही है, अपत्यम की भी आ रही है। षष्ठी समर्थात वतंड प्रातिपदिकात। अब अपत्य पीछे कह दिया, गोत्रे यहां आगे जुड़ गया, और तो अब हो गया गोत्रापत्य। गोत्र रूपी अपत्य में, गोत्र रूपी अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? पीछे से पकड़ो, क्या आ सकता है यहां? तो पीछे से आ रहा है यय प्रत्यय, यय। अनृष्यानंतरिये
क्यों, कहाँ ढूंढना है आपको? अनुवृत्ति जो आ रही है प्रत्यय आगे ढूंढना है क्या वतन डाच के? नहीं, मुझे तो पृष्ठ क्यों पलटा था अभी? ये देखने के लिए कि वो 109 है, तो हाँ। इसकी 109 तक अनुवृत्ति है इनकी। हाँ, तो हम वतन डाच से पीछे ही देखेंगे कि प्रत्यय कहाँ से आ रहा है, कौन सा, क्योंकि वतन डाच में प्रत्यय तो पढ़ा नहीं गया कोई भी, तो प्रत्यय हमें पीछे से ही लेना होगा। यही क्यों लिया, मैं ये सोच रही थी। जो प्रकरण से पीछे से आ रहा है पास वाला वही तो लोगे। जब तस्यापत्यम का अपवाद है, ये तो स्पष्ट है कि अण तो होना नहीं है। अगर अण ही होना था तो वो तो कर ही देता अपने आप ही तस्यापत्यम। अण करने के लिए थोड़ी बने हैं सूत्र ये आगे। तस्यापत्यम के आगे जितने भी सूत्र हैं ये अण प्रत्यय के लिए नहीं है, ये अण को रोकने के लिए है। कुछ और करना है या विकल्प करना हो कहीं पर, उसके लिए भी होते हैं सूत्र। आए नहीं, यह मैं गलत बोल गया, यह प्रत्यय। हाँ, तो गर्गा दिभ्यो यह से यह प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। अब अर्थ क्या बनेगा कि षष्ठी समर्थात वतंडात प्रातिपदिकात गोत्रापत्ये यह प्रत्ययो भवति। पूरा अर्थ हो गया अभी पूरा नहीं हुआ। सच तद्धित संजको भवति, अभी पूरा नहीं हुआ। सच परो भवति, प्रत्यय भी आ रहा है, परश भी आ रहा है, ये सब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तद्धिता भी आ रहा है, इन सब की संगति लगा देंगे, ये पूरा अर्थ बन जाता है। तो वतंड शब्द से यह प्रत्यय इस सूत्र ने कर दिया। वतंड ngस और ये स्थिति है। और तद्धित प्रत्यय किया है तो कृत तद्धित समासाष्ट लगना ही है। प्रातिपदिक बनेगा, ये प्रातिपदिक बनेगा तो किस पर आफत आएगी? अब सुप पर। ये कैसे घुस गया बीच में? तो ngस को जाना पड़ेगा प्रातिपदिक नाम होते ही। तो वतंड यहां तक पहुंच गए। अब क्या है कि ये जो प्रत्यय आया है यह इसमें एक चीज और है कि वतंड की संतान तो अर्थ ले लिया हमने कि वतंड से गोत्रापत्यम। इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, इतना कहने मात्र से। क्योंकि अपत्य शब्द एक सामान्य है, ये दोनों के लिए प्रयोग में आता है। अपत्य शब्द नपुंसक लिंग में ही आता है और ये बेटा बेटी दोनों के लिए कहता है। जैसे इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा बेबी, कौन सा, लड़का या लड़की? दोनों ही है। ऐसे ही अपत्य शब्द है ये। अब ये निर्णय करना होगा वक्ता को कि वो यह प्रत्यय लड़का कहने के लिए लाया है, लड़की है ना, तो वो निर्णय करना होगा। तो निर्णय किया कि लड़की कहने के लिए ये प्रत्यय हुआ है, गोत्रापत्य में जो बच्ची पैदा हुई है उसके कहने के लिए। तो फिर सूत्र आगे एक और लग जाएगा कि यदि आपने स्त्रीलिंग में ये शब्द बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बेटी कहेंगे तो स्त्रीलिंग में ही बनेगा ये शब्द आगे चल करके, तो उस अवस्था में जो प्रत्यय आप लाए थे इसको हटाना पड़ेगा। ये पक्षपात हो गया ना महिलाओं के साथ में। उनको कहना हो तो प्रत्यय नहीं कर सकते आप, पुरुष कहना हो तो प्रत्यय कर सकते हैं। हाँ, तो हटा तो दिया ना। कुछ तो बुरा लगा कि इनको अधिकार नहीं, इन्हें कैसे मिलेगा ये प्रत्यय, छीनो इनसे। हैं? हाँ, समास करने लग जाएंगे तो स्त्री हटा देंगे, पुरुष रह जाएगा। नहीं, और तो और रहा कि स्त्रियों को पुल्लिंग के समान बनाते हैं, स्त्री पुंवच्च हैं। समास करना हो तो एक शेष रहेगा, पुमान स्त्रिया, स्त्रीलिंग के साथ में पुमान शेष रहेगा। ये चला आ रहा है पीछे से ही। इनको ताकत दी है ना, सारे जगह पे पुरुष काम करता है, ये तो आराम से पर्स लेकर के घूमते रहते हैं। 2 किलो सब्जी हो तो वो बेचारा पुरुष धोएगा। सब तो स्त्रीलिंग में फिर सूत्र आगे आएगा दूसरा, ये भी चौथे अध्याय के पहले पाद में ही है, लोक स्त्रियाम। निकालो, 109 संख्या पर है ये, लोक स्त्रियाम। ये वतंडाच के आगे ही रहे सूत्र, और वहीं का वहीं निर्णय कर दिया गया कि वतंड शब्द से यदि स्त्रीलिंग में आप प्रत्यय लाए हैं तो ये प्रत्यय को हटाना होगा। पुल्लिंग में लाए हैं तो चलेगा, तो वातंडे ही बनेगा। और स्त्रीलिंग में लाए हैं तो लुक स्त्रियाम। लुक किसे कहते हैं? प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः अदर्शन। तो यह चला गया।
फिर शब्द क्या रह गया? वही रह गया, वतंड ही रह गया केवल, है ना। अब वतंड रह गया और स्त्रीलिंग में हमें बोलना है। अभी क्या वतंड शब्द से ये अर्थ लग रहा है कि वतंड की पौत्री है ये? भाई प्रत्यय चला गया बिल्कुल ही। अब अकेला वतंड शब्द है, तो इसमें कोई है संकेत ऐसा जिससे हम पौत्री अर्थ ले लें? तो स्त्रीलिंग में अब कहना है ये, तो उसके लिए फिर और व्यवस्था की जाएगी। स्त्रीयाम का अधिकार देखो, जो स्त्रीयाम का अधिकार चल रहा है चौथे अध्याय के पहले पाद से ही प्रारंभ हो जाता है, तीसरे सूत्र से। तो उसी के अधिकार में एक सूत्र आगे आ रहा है 73 संख्या पर। शार्ंग रवाद्ययों ङीन, मिल गया? शार्ंग रवाद्ययों ङीन, यानी ङीप ङीश ङीन, ये जो 3 प्रत्यय बताते हैं ना बार बार, वो ङीन यही है। शार्ंग रवाद्ययों ङीन, इसमें क्या है? शार्ंग रवादी, शार्ंग रवादी गण हो गया। उस गण का पहला शब्द है शार्ंग रव, ये पहला शब्द है, उसी के आगे आदि शब्द लगा दिया। तो शार्ंग रवादी शब्द और आए प्रत्यांत, उनको अलग छोड़ दो। तो ऐसे 2 प्रकार के शब्दों से स्त्रीलिंग में स्त्रीयाम का अधिकार चल रहा है। क्या होता है? ङीन प्रत्यय हो जाता है। अब ये वतंड शब्द ऐसा ही है, ये शार्ंगरवादी गण में पाणिनि ने पढ़ दिया है इसको क्योंकि ये प्रत्यय करना है इसलिए। तो उसमें आने से ये ङीन प्रत्यय हो गया, और ङीन प्रत्यय करके स्थिति क्या बनेगी? ङीन का बचेगा ई, तो वतंड और ई, ये स्थिति हो गई। अब ये जो ङीन प्रत्यय है, ङीन हो या कोई सा भी प्रत्यय हो चौथे 5वें अध्याय का, ये सारे प्रत्यय क्या कहते हैं हम? एक शब्द कौन सा बोलते हैं इनके लिए? स्वादी। स्वादिशु सर्वनाम स्थाने है ना, स्वादी। और उसी के आगे यचिभम, इन्हीं स्वादियों में, तो ये ङीन स्वादी में आ गया। इन्हीं स्वादियों में यदि कोई आजादी हो अथवा यकारादि हो, तो कैसा है ये? ये आजादी है ङीन, ई बचेगा इसका, तो पूर्व शब्द जो भी है उसकी भासंज्ञा हो जाएगी। तो वतंड शब्द की हो गई भासंज्ञा, क्योंकि यदि हम संधि करें तो क्या प्राप्त हो रही है? वतंड और ई, आद्गुणा लग रहा है, वतंडे, ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ वतंड शब्द की भासंज्ञा कर दी गई। भासंज्ञा करते ही भस्य के अधिकार में पहुंच जाएंगे। और यस्य तीच, क्या अर्थ है इसका? देखो अब तक जो इसका अर्थ किया है, अर्थ तो वैसे पूरा ही किया है पहले भी, लेकिन अर्थ में 2 चीजें हैं इसमें। उसमें पहले जो घटा है वो दूसरा अर्थ घटा है, आज उसका एक भाग जो और शेष है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, अब वो घटेगा। तो यस्य तीच का अर्थ क्या है पूरा? यस्य का अर्थ हो गया इकार और अकार, इकार का और अकार का। किसका होना चाहिए? भ से भ संज्ञक का। तो भ संज्ञकस्य अंगस्य इकारस्य अकारस्य लोपो भवति। लोप होता है 2 प्रकार की अवस्थाओं में, या तो तद्धित प्रत्यय परे हो अथवा ईकार परे हो। तो यहाँ है वतंड और ई, वतंड की भासंज्ञा हो गई। और वतंड में ड में अ है, ये अलवंत्य से लगा करके, अलवंत्य से लगाएंगे यहाँ, अंतिम अल यानी ड में अ, इसका लोप करेगा। ये भसंज्ञक है, ये वतंड भसंज्ञक अंग के इकार का और अकार का, तो अकार का लोप कर रहा है। ये तद्धित परे रहते करता है और ईकार परे रहते, तो तद्धित परे है यहाँ। ङीन प्रत्यय तद्धित है या नहीं? क्यों नहीं है? क्या होते हैं? तद्धिता वाले तो तद्धिता के उसमें आएंगे ना। किस में आएंगे? संदर्भ उससे पहले है। तद्धिता के आगे जो प्रत्यय आएंगे उनका नाम होगा तद्धित। और ये कहाँ है? देखो पहले दोबारा, यूं ही बोल मत दो, देख करके देखो, उसको देख करके बोलो, संस्कार बना के अपना कि हाँ वास्तव में पहले ही है। गुरुजी कई बार तुक्का भी सुनते हैं। तो तद्धिता से ये पूर्व आ चुका है, इसलिए इसका नाम तद्धित नहीं है।
सबसे पहला तद्धित संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? युवती में जो ती होता है, युवती ती प्रत्यय होता है पहला तद्धित। तो ङीन तद्धित नहीं है, इसलिए ऐसे तीचक का जो दूसरा अर्थ है ईकार परे रहते, दूसरा अंश वो घटेगा। यहाँ ईकार परे है, आकार का लोप हो गया, रह गया वतंड ई वतंडी, ये बन गया शब्द। अब इसका अर्थ हो गया वतंड की पौत्री। यही तो बना रहे थे अभी तक हम। अब करेंगे समास इसका युवती शब्द के साथ। जो पीछे विग्रह किया था वतंडी च असौ युवतिश्च, ये जो विग्रह किया गया है, तो यहां वतंडी शब्द का समास युवती शब्द के साथ किया जाएगा। और ये समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तो युवती शब्द समास करने वाले सूत्र कहाँ हैं? दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में। तो वहां इन्होंने संख्या गलत लिख दी है इसमें। पोटा युवती स्तोक, क्या संख्या है इसकी? हैं? 10 पेज पे। प्रथम पाद में इन्होंने लिख दिया है 2 4 61। क्या है संख्या? 2 1 64। दो शुद्धि आ गई इसमें। 1 और 4 का आपस में। हाँ ये हो सकता है, इधर का 1 कर दिया उधर 4 कर दिया, ऐसा ही हुआ है। तो पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्तई ही जाति ही। तृतीया का बहुवचन, 2 पद हैं इसमें, जाति ही प्रथमा का 1 वचन। और इन समास के सूत्रों में, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं जिससे अर्थ करने की शैली आ जाए कि चौथे 5वें अध्याय में ऐसे करते हैं, तीसरे अध्याय में ऐसे करते हैं, समास करने वाले में ऐसे करते हैं। तो समास करने वाले सूत्रों में हमें ध्यान रखना होता है सुप और सुपा का। सूत्र में जो प्रथमांत पद है वहां सुप को जोड़ दो, सूत्र में जो तृतीयांत पद है वहां सुपा को जोड़ दो, बस सीधी सी बात है। तो पोटा युवती आदि, इसमें तृतीया है अंत में, तो इत्येतई ही सुबंतई ही सह। और जाति में प्रथमा है तो जातिवाची सुबंतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। क्योंकि ये अर्थ करके हमें यह भी पता लगाना है कि उपसर्जन कौन बनेगा इनमें। अब उपसर्जन बनता है प्रथमांत पद, जिसको कहे प्रथमांत पद है इसमें जाति। तो जाति किसको कह रहा है? युवती को नहीं, इसको वतंड की जो पौत्री है। क्योंकि यहाँ जो तृतीयांत पद है सूत्र में पोटा युवती आदि, इसमें आ गया युवती शब्द, तो युवती के साथ ऐसे अर्थ करेंगे, युवती के साथ जातिवाचक शब्द की। अब यहाँ जाति वो नहीं है कि मनुष्य पशु आदि, वो जाति मत ले लेना। यहाँ व्यक्ति के नाम से जो नाम चल रहा है किसी का, जैसे हम लोग बोलते हैं गोत्र हमारा कौन सा है, इस तरह से कहते हैं ना कि भारद्वाज गोत्र है, ये गोत्र है। तो जाति का तात्पर्य यहाँ पर एक तरह से एक पहचान वाचक शब्द बन जाता है। स्त्री जाति हो ही तो गई ना, पुरुष स्त्री भेद है ना मनुष्य जाति में। नहीं वो तो ठीक है, जातिवाचक उस रूप में नहीं ले रहे हैं यहाँ, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, वो तो पुरुष भी जातिवाचक हो जाएगा फिर। तो इस तरह से यहाँ वतंडी शब्द का समास युवती शब्द के साथ हुआ। तो वतंडी शब्द ये इसकी उपसर्जन संज्ञा रहेगी, ये पूर्व में ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ समास करने के बाद, क्योंकि जब समास करेंगे तो विग्रह किया था हमने वतंडी च असौ युवतिश्च, तो प्रत्यय भी लाएंगे सुप आगे, वतंडी सु युवती सु, दोनों में सु प्रत्यय आएगा। और ये कर्मधारय समास बोलते हैं इसको, कर्मधारय तत्पुरुष, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, इससे कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। और कर्मधारय संज्ञा करना यहाँ आवश्यक भी है, क्योंकि कर्मधारय कह करके हमें कुछ कार्य करना भी है। तो समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुप हटेंगे, रह गया वतंडी और युवती। अब यहाँ अन्य कार्य करना है जहां पर स्थानीय अंतरतम की भी आवश्यकता पड़ेगी।
तो अन्य कार्य क्या करना है कि कर्मधारय समास जब करते हैं और कर्मधारय परे होता है तो कर्मधारय समास में सूत्र है छठे अध्याय का तीसरे पाद का, ये पुल्लिंग करता है, पुल्लिंग के समान बनाता है उसको। कर्मधारय समास में जातीय प्रत्यय परे रहते, देशीयर प्रत्यय परे रहते, ये जातीयर देशीयर ये भी प्रत्यय है। ये जातीय शब्द जाति से भी बन जाता है और एक जातीय प्रत्यय भी है। ऐसे ही देश शब्द से भी देशीय बन जाएगा कि ये भारत देशीय है या पाकिस्तान देशीय है, और एक देशीय प्रत्यय भी है। प्रत्यय जो होता है देशीय वो इस अर्थ में होता है कि वो पूरा पूरा बन नहीं पाया है, उसके समकक्ष थोड़ा सा निकट पहुंच गया है। ईषद असमाप्तौ कल्पप देशीय रहा, यानी थोड़ी समाप्ति रह गई है अभी। जैसे कोई आचार्य बनना चाह रहा है और पूरा आचार्य बन नहीं पाया है तो क्या कहेंगे उसको? आचार्य देशीय या आचार्य कल्प। कल्पप देशीय देशीय तीन प्रत्यय हैं, आचार्य कल्प, आचार्य देशीय, आचार्य देशीय है। ऋषि कल्प, ऋषि देशीय, ऋषि देशीय। तो बहुत से लोग अपने नाम से पहले लगाते हैं ना ऋषि कल्प, तो क्या अर्थ हुआ? अपने नाम से अभी बने नहीं है। हाँ गुरुजी, कुछ कमी रह गई है। संबोधनों में गुरुजनों के आगे भी लगा देते हैं, गुरु कल्प, आचार्य कल्प आदि। तो ये तो हम उनको जो है उनका डिमोशन कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे कई हैं? बार गुरुजनों ने सुना है लोगों को संबोधन करते हैं। ऋषि कल्प तो चल सकता है पर गुरु कल्प तो क्यों ऋषि कल्प? ऋषि कल्प चल जाएगा, इसलिए भाई ऋषि कहे, कोई अपने को थोड़ा ज्यादा घमंड हो जाता है फिर, है ना। तो ऋषि जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है, लेकिन गुरु का गुरुत्व भी घटा दिया गया उसमें कि अभी गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, बन नहीं पाए अभी, ये गुरु कल्प हैं। चलो यहाँ तो खैर हमारा ये जातीय जो बात हो रही थी वो प्रत्यय अलग है, लेकिन यहाँ जो सूत्र लगता है पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि कर्मधारय समास में और जातीय और देशीय ये प्रत्यय यदि आगे आ जाए, ये प्रत्यय है और वो समास है कर्मधारय। तो जो स्त्री जो शब्द है स्त्रीवाची ऊपर से आ रहा है, अनुवृत्ति आ रही है, देखो स्त्रियाः मिल गया कहाँ? हाँ, स्त्रियाः पुंवत, यहाँ से स्त्रियाः की अनुवृत्ति आ रही है। तो स्त्रीलिंग शब्द के स्थान में ये स्त्रिया का अर्थ हो गया पुंवत, पुल्लिंग के समान कोई शब्द आएगा, अर्थात वतंडी शब्द के स्थान में, क्यों कर्मधारय समास है ये, और ये अधिकार चलता है इस तीसरे पाद में, छठे अध्याय के तीसरे पाद में जहां ये सूत्र निकाला है आप लोगों ने, यहाँ अधिकार चलता है उत्तर पदे का। पहला ही सूत्र है अलुक उत्तर पदे, तो उत्तर पद चाहिए। उत्तर पद यहाँ पर है कौन सा शब्द? युवती। युवती उत्तर पद में है, कर्मधारय समास है, यानी समास में भी उत्तर पद एक आगे रहना चाहिए तब कार्य होगा। अर्थात इस प्रकरण में कभी भी अंतिम पद को कार्य नहीं होता है, एक पद शेष अवश्य रहेगा आगे, तब ये प्रकरण के सूत्र इसके लगते हैं। तो इसने स्त्रीलिंगवाची शब्द को पुंवत किया, पुल्लिंग के समान किया, तो पुल्लिंग के समान किया तो पुल्लिंग के समान कोई शब्द हम ढूंढेंगे। जब ढूंढेंगे तो वही प्रश्न उठा के स्थानीय अंतरतम है कौन सा शब्द लाएं, बहुत सारे पुल्लिंग के मिल जाएंगे हमें, तो क्या कोई भी उठा के रख दें वतंडी के स्थान पर? तो सूत्र कहता है ऐसे नहीं, उसमें सादृश्य समानता देखेंगे, और समानता यहाँ हम स्थान से देखें वो तो संभव नहीं है कि कौन सा उच्चारण का स्थान है वो देखते रहे और दूसरे का देखें। तो यहाँ कौन सा आंतर्य देखेंगे? अर्थकृत आंतर्य। तो वतंडी का अर्थ क्या है? वतंड की पौत्री, ये अर्थ निकल रहा है। और इससे मिलता जुलता, क्योंकि जब कोई आदेश करते हैं और सादृश्य देखते हैं तो पूरी पूरी समानता तो कभी होती नहीं, फिर तो वही बन जाएगा, यानी वतंडी के स्थान पर वतंडी हो, फिर तो ऐसा कभी होता नहीं। आदेश में कुछ तो परिवर्तन होता ही है, कुछ तो अंतर आएगा ही। तो और मेल क्या देखेंगे हम? कि मेल ये देखेंगे कि संतान अर्थ में बना है ये शब्द वतंडी, तो पुल्लिंग में भी हमें ऐसा लाना है जो संतान अर्थ जिसमें आता रहे। अब वो स्त्रीलिंग का भी हो तो बात ही नहीं बनेगी फिर, जब कर ही रहे हैं पुल्लिंग आदेश, तो पुल्लिंग का ऐसा शब्द लाएंगे जो गोत्रापत्य को कहता हो।
तो वतंड का गोत्रापत्य बेटा क्या कहलाएगा? वातंड्य ही कहलाएगा, है ना? वातंड ही कहलाएगा। ये भी वातंड्य ही बनता, लेकिन क्योंकि लोक स्त्रीयाम ने लुक कर दिया था यहाँ, और पुल्लिंग में लुक हो नहीं सकता, तो अब जब इसके स्थान में पुंगवत भाव कर रहे हैं तो वतंडी के स्थान पर पुल्लिंग वाचक शब्द उससे मिलता जुलता अर्थ वही निकल रहा है, उसका भी संतान अर्थ, गोत्रापत्य अर्थ, तो वो शब्द आ गया वातंड्य, बन गया। कहाँ से आ गया? इसी सूत्र से, पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, इससे पुंवत भाव हुआ, और पुंवत भाव करके तब स्थानांतरतमः की सहायता से ढूंढ लिया गया कि वो शब्द केवल एक ही है जो इसके स्थान में आ सकता है, जो अर्थ भी वही रहे, वो है वातंड्य। पुल्लिंग का भी है और अर्थ की समानता है। अर्थ की समानता कैसी? गोत्रापत्य वाली। ये भी गोत्रापत्य का वाचक है और वतंडी भी गोत्रापत्य का वाचक था, तो गोत्रापत्य के स्थान पर गोत्रापत्य वाचक शब्द ही आ गया पुल्लिंग को कहता हुआ, तो बन गया शब्द। ये समास करने के बाद हुआ है स्थिति। समास नहीं करेंगे तो वो पौत्री कौन क्या कहलाएगी? वतंडी। अब वतंडी जो है अब छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई, युवती हो गई है, अब उसके लिए कहेंगे वातंड्य युवती ही, समास करके ऐसे बनेगा ये। तो ये हो गया अर्थकृत आंतर्य। आगे गुणकृत आंतर्य और प्रमाणकृत आंतर्य ये कल को देखेंगे। पहले हमने स्त्री प्रत्यय लेके आए, फिर उसको हटाया, फिर हम नहीं, पहले पुरुष वाला लेके आए, फिर उसको हटाया। पुरुष वाला नहीं, पुरुष वाला कहाँ है? स्टार्टिंग से जब देखो प्रत्यय जो लाए हैं वो पुरुष स्त्री वाला नहीं है, वो सब वाला है, वो सब वाला है। बस आप ये मत कहो कि पुरुष वाला प्रत्यय लाए हैं। फिर स्त्री वाला लाए, उसको हटाया। नहीं, स्त्री वाला नहीं लाए हैं हम, स्त्री लिंग को कह रहे हैं इसलिए प्रत्यय को हटाना पड़ा है उसको, कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आया है। दूसरा प्रत्यय तो बाद में आएगा। वो देखो स्त्री वाची, स्त्री नहीं पौत्री को कहना है, तो सूत्र आ गया लोक स्त्रियां, कि आप जो प्रत्यय लाए पहले इसको हटाइए। अगर आपको बेटी कहनी है तो हटा दिया, लेकिन अब बेटी कहनी है तो एक प्रत्यय और आएगा बाद में, वो स्त्रीलिंग कहने के लिए वो आएगा ङीन, शारंगरवाद्य ङीन, वो आ गया। उसके बाद बना है वतंडी। नहीं, उसको हटाया नहीं है, पूरे वतंडी के स्थान पर आमूल चूल परिवर्तन, एक नया शब्द आ गया वातंड्य। इसमें ऐसा नहीं अलवंत से लगाया यहाँ पर कोई, क्योंकि वातंड्य तो पूरा एक अनेकाल है, तो अनेकाल श्रित सर्वस्य पूरे के स्थान में आ गया वो, तब बना है वातंड्य युवती। प्रणव ध्वनि। ओ